प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं और उसकी समीक्षा पर अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। विद्यार्थियों, भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, वो पहली विशेषता है भूमिका रहित विधान। भूमिका यानी कि प्रस्तावना रहित विधान। 1935 के शासन अधिनियम की जो विशेषता थी, उसकी अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम की कोई भूमिका लिखी हुई नहीं थी। इसकी प्रकृति, इसके उद्देश्य और क्षेत्र भी कोई स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि इसको पूर्व प्रस्तावना तैयार नहीं की गई थी कि उसमें इसकी प्रकृति, उद्देश्य और क्षेत्रों को स्पष्ट किया जा सके। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जिस नई नीति का प्रतिपादन किया जा रहा था उस समय, वह भी स्पष्ट नहीं थी। साथ ही 1919 के अधिनियम की भूमिका को ही 1935 के अधिनियम के द्वारा दोहराया गया। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया था, उसमें जो प्रस्तावना तैयार की गई थी, एक तरीके से उसी की भूमिका को यहाँ पर दोहराया गया। अर्थात 1935 के अधिनियम की अलग से कोई प्रस्तावना या भूमिका तैयार नहीं की गई थी, नहीं लिखी गई थी। तो इस प्रकार स्पष्ट था कि ब्रिटिश शासक भारत के लिए पूर्ण स्वराज की नहीं, औपनिवेशिक स्वराज की कल्पना करते थे। 1935 के अधिनियम तक भी जो बात आई, तो अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वराज देने के लिए राजी नहीं थे। वो केवल और केवल भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देना चाहते थे, और 1935 के अधिनियम में भी यही बात स्पष्ट हो रही थी। उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों के साथ देशी रियासतों को भी शामिल कर लिया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत उन्होंने ब्रिटिश प्रांत, जिन पर ब्रिटिश सत्ता का सीधी हुकूमत थी, उसके साथ साथ देशी रियासतों पर को भी इसके अधिनियम के अंतर्गत ही शामिल किया था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो 1935 का जो अधिनियम था, एक तरीके से प्रस्तावना रहित, अर्थात कहें जिसको कि भूमिका रहित विधान था एक तरीके से। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अपन अगली विशेषता पर। वो है प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही जा रही थी, उस पर चर्चा करते हैं। 1935 से पूर्व भारतीय शासन का स्वरूप जो था, वो एकात्मक था। एकात्मक शासन शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन के दो रूप मैंने आपको पहले बताए थे, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण अपन करें, वो ब्रिटेन है, जापान है। और संघात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है, वो अमेरिका है। तो 1935 के पूर्व में जो बात आती है, वो भारतीय शासन का स्वरूप एकात्मक था। इसके साथ अगली विशेषता की बात करते हैं, शक्तियों का बंटवारा, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, संरक्षण तथा आरक्षण, संघीय न्यायालय और विधान मंडलों में मताधिकार का विस्तार। तो ये 7-8 पॉइंट है, जिसमें कुछ विशेषताओं को
हमने प्रकट किया है। पहला था भूमिका रहित विधान, यानी कि कोई प्रस्तावना नहीं थी इस अधिनियम की। इसमें अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था। शक्तियों का बंटवारा किया गया था। प्रांतीय स्वायत्ता का उल्लेख है। केंद्र द्वैध शासन प्रणाली, जहां 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी, वहां से प्रांतों समाप्त कर इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। संरक्षण तथा आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी और विधानमंडल में मताधिकार का विस्तार किया गया था। तो अब एक एक विशेषताओं पर हम पुनः एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताई थी भूमिका रहित विधान। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की कोई भूमिका लिखी हुई नहीं थी, ये स्पष्ट है। उसकी प्रकृति, उद्देश्य तथा क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जिस नीति का प्रतिपादन किया जा रहा था उससे यही स्पष्ट था कि ब्रिटिश शासक भारत के लिए पूर्ण स्वराज की नहीं बल्कि औपनिवेशिक राज्य की कल्पना ही करते थे। इसके साथ ही उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ देशी रियासतों को भी शामिल कर लिया था। अब विद्यार्थियों बात करते हैं अगली विशेषता, प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ। जो 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की बात कही गई थी उस पर चर्चा करें। तो विद्यार्थी 1935 से पूर्व भारतीय शासन का स्वरूप जो था वो कैसा था? एकात्मक शासन, यानी सारी शक्तियां केंद्र के पास थी, अर्थात शासन की सारी सत्ता केंद्रीय शासन के हाथों में ही केंद्रित थी। प्रांत थे वो केंद्र के अधिकरण मात्र थे, केंद्र के एक तरीके से एजेंट मात्र थे, उसके अधिकरण संस्थान मात्र थे, वो केंद्र के सारे परिकार करते थे। प्रांतों को स्वतंत्र अधिनियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की स्पष्ट व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर बात बताई, जो प्रांत थे वो केंद्र के अधिकरण मात्र थे। प्रांतों को स्वतंत्र सरकार के रूप में कोई सत्ता प्राप्त नहीं थी, राज्यों की अपनी अलग से सरकार हो या उनको कोई स्वतंत्रता हो। फिर भी इस अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्पष्ट व्यवस्था की गई थी। इसमें देशी रियासतों को प्रस्तावित संघ में शामिल करने का भी प्रस्ताव था। जो देशी राजा रजवाड़े थे, देशी रियासतें जो थी, उनको इस अखिल भारतीय संघ में शामिल करने की व्यवस्था थी। इससे पूर्व व्यवस्था नहीं थी, केवल ब्रिटिश प्रांत ही इसमें शामिल होते थे। संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों और देशी रियासतों को मिलाकर किया जाना था। जो ये अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्तावित किया था उसमें 11 तो ब्रिटिश प्रांत शामिल करने थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को मिलाकर किया जाना था। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को इसमें शामिल होना अनिवार्य था, परंतु जो देशी रियासतें थी उनको इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था। ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। तो विद्यार्थियों यहाँ जो ब्रिटिश प्रांत 11 थे और जो 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उसको तो इस संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें जो थी उनका शामिल होना अनिवार्य नहीं था, वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। इसके अलावा प्रवेश पत्रों की शर्तों के आधार पर देशी रियासतें शामिल हो सकती थी। जो शर्तें निर्धारित की गई थी संघ के लिए, जो प्रवेश के लिए, तो संघ के अंदर जो प्रवेश के लिए जो शर्तें निर्धारित की थी उन शर्तों के आधार पर देशी रियासतें उसमें शामिल हो सकती थी। इसकी स्थापना तभी होनी थी जब कम से कम इतनी देशी रियासतें संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है कि वे उनमें रहने वाले लोगों की संख्या के आधे से अधिक होती है। तो ये भी इसमें शर्त रखी गई थी। परंतु देशी राजाओं के विरोध और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने से इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। 1935 के अधिनियम में जो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव जो रखा गया था वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सका। इसका मुख्य जो कारण था वो देशी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने इसका विरोध किया और साथ ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ हो जाने से यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। अब बात करते हैं अगली विशेषता पर विद्यार्थियों, वह शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया गया? तो इस अधिनियम में केंद्रीय सूची में 59 विषय थे। केंद्रीय सूची में उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ जो आपने
1950 के संविधान जो अपनाई गई है, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जो बात कही गई है 1935 के अधिनियम में कह दी गई थी, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वर्तमान में उसमें अधिकांश भाग 1935 के शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो ये विषयों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 1935 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। तो केंद्रीय सूची में 59 विषय रखे गए थे, जिसमें सुरक्षा है, विदेश मामले हैं, बात करें मुद्रा है, तार व्यवस्था है, संघ लोक सेवा जैसे राष्ट्रीय जो महत्व के विषय थे उनको संघ सूची में शामिल किया गया था, अर्थात केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था। साथ ही प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। इसमें शिक्षा है, भू राजस्व है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, न्यायाधीश है, स्थानीय महत्व के विषय थे वो प्रांतीय सूची के विषय में शामिल किए गए। तो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय थे वो केंद्रीय सूची में, और स्थानीय महत्व के जो मुद्दे थे, जो विषय थे, उनको प्रांतीय सूची में रखा गया। तो इस प्रकार केंद्र सूची में 59 विषय और प्रांतीय सूची में 54 विषय। इसके साथ ही एक समवर्ती सूची थी। समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया। समवर्ती सूची में 36 विषयों को विद्यार्थियों शामिल किया गया, जिसमें दीवानी, फौजदारी, कानून, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। जहां केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति थी और प्रांत की सूची के विषय पर प्रांत को अधिकार था, वहीं समवर्ती सूची के मामले में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की शक्तियां विद्यार्थियों दी गई थी। परंतु जब कभी विवाद हो जाए केंद्र और राज्य में समवर्ती सूची के विषय पर, तो केंद्र का ही कानून मान्य होता था। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां बच गई थी वो गवर्नर जनरल केंद्र या प्रांत किसी को भी प्रदान कर सकता था। तो यहाँ पर केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, प्रांतीय सूची पर प्रांतीय सरकार और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और प्रांत दोनों को, और फिर अवशिष्ट जो विषय बच जाते थे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर केंद्र या प्रांत किसी को भी सौंप सकता था। तो इस तरीके से इस भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों का विभाजन अर्थात शक्तियों का बंटवारा विद्यार्थियों किया गया था। अब बात करते हैं अगली विशेषता, वह है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता को किस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की गई। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता, एक अनोखी विशेषता थी। अधिनियम का यही एकमात्र ऐसा भाग था जिसे क्रियान्वित किया गया था, जहाँ एक तरीके से लागू किया गया था। जिस इस अधिनियम में जो विशेषताएं इस अधिनियम 1935 की बताई थी, उसमें जिस भाग को यहाँ क्रियान्वित किया गया वो ये मात्र यही एक भाग था, वो था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों को स्वतंत्रता देना एक तरीके से। इस अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी उनको समाप्त कर दिया गया था। सुरक्षित और हस्तांतरित विषय के भेद को समाप्त कर दिया। पहले जो सुरक्षित और हस्तांतरित विषय का जो अंतर था प्रांतों के अंतर्गत, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों के सभी विभागों पर, प्रांत के जो भी सारे विभाग जो थे वो हस्तांतरित और सुरक्षित विषय के भेद को समाप्त करके सभी विभागों पर मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। मंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे। विधानसभा में जिसको बहुमत दल प्राप्त करता था, मंत्री उसके सदस्य होते थे और वे उसके प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते थे। इसके अलावा प्रांत अब केंद्र के अभिकर्ण मात्र नहीं थे। प्रांत अब केंद्र के अभिकर्ण मात्र नहीं थे, उनका अपना संवैधानिक क्षेत्र था और प्रांतीय स्वतंत्रता, परंतु यह प्रांतीय स्वतंत्रता एक तरीके से भ्रमपूर्ण थी, वास्तविक नहीं थी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता की, वो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। जहां 1919 के अधिनियम के
माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू कर दिया गया। तो यहाँ 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में जिस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था उसी प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में स्थापित कर दिया गया। यानी कि 1935 के नियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और केंद्र में उसी तरह की द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ सरकार को दिए जाने वाले विषयों को, जो अखिल भारतीय संघ सरकार जो थी उसमें जो विषय दिए थे उनको सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभक्त कर दिया। जिस तरह 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी और वहाँ के विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था, उसी तरह अब वहाँ तो समाप्त कर दिया और इस चीज़ को केंद्र में लागू कर दिया और केंद्र सरकार को के विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। सुरक्षित क्षेत्रों का भारतीयों को चूंकि अनुभव नहीं था, सुरक्षा, विदेश मामले, धार्मिक विषय और कबायली क्षेत्रों को सुरक्षित विषयों में रखा गया। कौन कौन से? सुरक्षा का मामला, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और कबायली क्षेत्रों को सुरक्षित विषयों में रखा गया, जिनका प्रबंधन गवर्नर जनरल के हाथों में रखा गया था तथा इनका प्रबंध करने के लिए गवर्नर जनरल है 3 पार्षदों को नियुक्त कर सकता था। पार्षद भारतीय संघ व्यवस्था के न तो सदस्य और न ही उसके प्रति उत्तरदायी थे। यह ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जो भारत में सार्वजनिक नियंत्रण के अधीन नहीं थे। वे भारत सचिव और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं पर चर्चा की। धन्यवाद।